हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एड्यूरेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की। अब बात यह है कि इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसका रीजन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक हैं। हमें कई बार लग सकता होगा कि यार कॉमन डिजीजेस हैं, बड़ा कुछ होगा याद करने के लिए, बट इतना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यहाँ पे हमें ज्यादा स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है कि हमें ये चैप्टर लर्न कैसे करना है, क्योंकि उसके टॉपिक्स ही इस तरीके के हैं। ऑल्सो मैं एक और बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर में अराउंड 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के पेपर में। 3 क्वेश्चंस। अब आप सभी को लग रहा होगा यार 3 ही तो क्वेश्चंस हैं, इसको क्या ही याद करें हम इस चैप्टर को, है ना, कि किसी उस चैप्टर पे चलते हैं जिसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा होगी। बट ऐसा नहीं है। 3 क्वेश्चंस मींस यू स्कोर 12 मार्क्स स्ट्रेट। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं यार, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इसी वजह से अगर आपके 1 मार्क्स भी अगर बाय चांस कम हो जाते हैं तो क्या पता किसी का नीट रह जाए, है ना। बट हमें वो चीज नहीं करनी है। ऑप्ट हमें हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से करना है। बहुत अच्छे से हमें ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना है। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई मेकिंग दिस चैप्टर रियली रियली इजी फॉर यू। सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो क्विकली। डिजीज पे जंप करने से पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि पहले ही डिजीज पे हम नहीं जाना चाहते। हम पहले बात करेंगे कि इंसान हेल्दी होता कैसे है, दिखता कैसे है। अच्छा, आप किसी को देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंसान को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हाउ विल यू डिफाइन दैट पर्सन अ हेल्दी पर्सन? You will look at how that person is behaving with you or overall in general, that if that person is laughing, वो बहुत खुश है, अंदर से वो बहुत motivated feel कर रहा है। And also if you try looking at his physical structure, तो आप ये देखेंगे कि वो physically भी काफी healthy है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन अगर हमें किसी में दिखती है तो हम बोल देते हैं that person is healthy। उस पर्सन को हम बोल देते हैं healthy जब आपकी ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। तो सिंपल डेफिनेशन में हम हेल्थ को बोल सकते हैं दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशली भी वो उतना ही एक्टिव होना चाहिए इंसान, तभी हमें पता लगेगा दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हेल्दी। अच्छा, बट अगर कोई उसी सेम पर्सन को बाय चांस किसी तरीके की डिजीज होगी, फीवर हो गया या किसी भी और टाइप की डिजीज होगी, तो दैट पर्सन विल नो लॉन्गर बी हेल्दी, बिकॉज वो आपको विजिबल डिफरेंस नजर आ जाएगा दैट द बॉडी, द मेंटल स्टेटस, एवरीथिंग इज डाउन ऑल ऑफ अ सडन। और ये कुछ इविल लुकिंग जो वायरसेस आपको दिख रहे हैं एनिमेशन में, इविल लुकिंग वायरसेस हम इनको बोल देंगे। तो ये क्या करते हैं, व्हेन दे इन्फेक्ट अ पर्सन, दैट पर्सन विल बिकम अनहेल्दी। बट अब बात करते हैं कि कैसे, क्या ऐसे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक पर्सन को अनहेल्दी बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वी नो दैट आवर अर्थ हैज डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन आप कहीं भी देख लो, आप एक माइक्रोस्कोप उठा लो, आप अपने घर में ही चाहे इफ यू ट्राई लुकिंग, तो आपको बहुत जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। इसलिए हमें बोला जाता है ऑलवेज टू वॉश हैंड्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। वॉश हैंड्स, क्योंकि एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर present. So diseases can be caused by a variety of organisms that can belong to bacteria, fungi, viruses, protozoans, helminths, etc. और इनके लिए एक टर्म बनाई गई है जिसका नाम है पैथोजेंस। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो पैथोजेंस हैं, इन सिंपल टर्म्स, दीज पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग। इन्हीं पैथोजेंस की वजह से डिजीज होती है। एंड उन पैथोजेंस की वैरायटी भी हमने देख ली है। इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन और हेलमिन्थ्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमें नीट के लिए क्या सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दैट इफ यू आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ अ डिजीज, तो वो डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से हुई है, किस पैथोजन से हुई है, वो आपको याद रहना चाहिए। एंड कौन सा पैथोजन किस तरीके की डिजीज या किस तरीके के सिम्टम्स लेके आ रहा है, वो आपको याद रखना चाहिए। तो ये हमारा बेसिस है इस चैप्टर का।
आप जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप अपने नोट डाउन भी करना है, सो दैट आपको फर्दर रेफरेंस के लिए ये सारी चीजें आपको याद हो, पता हो कि हमने क्या क्या चीजें अपने पॉइंट्स में रखनी है, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है और कैसे हमने इस चैप्टर को अप्रोच करना है, सो दैट आप 2 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन नीट का सॉल्व कर सकें। Alright, so these are some parasites. ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है वो कुछ पैरासाइट्स की इमेज है। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स बहुत ही स्मार्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मार्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये उनको मैंने स्मार्ट क्यों बोला है? वाई? बिकॉज ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो किसी भी मीन से एक तो बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो ह्यूमंस को पता नहीं लगता। हाउ दे आर एंटरिंग? दे कैन आइदर एंटर बाय फूड, चाहे वो फूड से एंटर कर जाए, आइदर दे कैन एंटर थ्रू द वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू एंटर कर जाए, या किसी भी और मीन से एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट दे डू इज दे मल्टीप्लाई इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या? फिजिकल डैमेज। आपको फिजिकली वो इंसान वीक दिखने लग जाएगा और थोड़ा ये पता लगने लग जाएगा दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। एंड फंक्शनल डैमेज, अब फंक्शनल डैमेज में आ जाते हैं हमारे जो वेरियस प्रोसेसेस हैं विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सारे जो सिस्टम्स हैं दे इवेंचुअली गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पैरासाइट्स। कौन कौन से हैं फंक्शनल डैमेज? क्या क्या मैंने आपको बता दिया? सर्कुलेटरी हो गया एंड आपका डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो हैं इन पे काफी फर्क पड़ता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं थोड़ी और कि हाउ स्मार्ट दे आर, बिकॉज दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ अडेप्टिंग द एनवायरमेंट इनसाइड द होस्ट। कि कैसा एनवायरमेंट है बॉडी के अंदर, उस चीज को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो एसिड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, दोज थिंग्स आर नॉट एबल टू अफेक्ट दीज पैथोजेंस। इन पैरासाइट्स को वो अफेक्ट नहीं करती। इट सिंपली मीन्स दे आर एबल टू सर्वाइव एट लो पीएच। हमारी बॉडी में लो पीएच होता है, एसिडिक एनवायरमेंट होता है स्टमक में। आपने डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड आवर स्टमक एंड दे कैन ऑल्सो रेजिस्ट टू वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो धीरे धीरे करके जब किसी को पता लगता है कि ठीक है पैरासाइट्स घुसे हैं, पैरासाइट्स आ चुके हैं बॉडी के अंदर, तो जो वेरियस मेडिसिन हैं जो आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, तो आपको पता लगता है कि फाइन दीज आर द पैरासाइट्स which are present in our body and this is how they can be eliminated। अदरवाइज आपको फील या पता नहीं लगता है। दैट इज वाई फूड जो होना चाहिए वो क्लीन, वाटर क्लीन, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हमें पीना चाहिए। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिजीजेस। हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा, उनकी जो वेराइटी है पैथोजेंस के उनके बारे में देखा दैट देयर आर वेरियस बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तो कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिजीज जो हम करने वाले हैं वो है टाइफॉइड। एंड इस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे दैट हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू रिमेंबर द चैप्टर, टू रिमेंबर द वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस जो हम पढ़ने वाले हैं। पहली थिंग, फर्स्ट चीज, द डिजीज। आप साथ साथ ये नोट्स बनाते जाएंगे। द डिजीज, कि हम किस डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उस डिजीज का नाम। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सेकेंड थिंग, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि ये जो डिजीज है टाइफॉइड, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडीइंग टाइफॉइड, तो इसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। ये सेकेंड चीज होगी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हम टाइफॉइड डिजीज पढ़ने वाले हैं ये फैलती कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि ये कॉज कैसे होती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में जहां हमने नहीं ध्यान दिया है, जहां पे हम केयरलेस हो गए जिसकी वजह से डिजीज हो गई। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द थर्ड थिंग जो आपको याद करनी है। एंड लास्टली द सिम्टम्स, कि अगर किसी
को ये टाइफॉइड डिजीज हो जाती है तो व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स अपीयर इन दैट पर्सन? यस, सो 4 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, 4 थिंग्स, 4 पॉइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर्स के, इन जो भी हम टॉपिक्स के जो हम डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। द डिजीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। अगर आपको ये याद हो गया, अगर आपको ये पता लग गया, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ऑल राइट, सो अब देखते हैं। द डिजीज इज टाइफॉइड एंड इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। यस, अब दीज पैथोजेंस कैसे आते हैं? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दीज पैथोजेंस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका टारगेट क्या रहता है? सैल्मोनेला टाइफी का टारगेट है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। बोथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर हुआ तो उसकी वजह से अगर पैथोजन एंटर करता है बॉडी में तो इट टारगेट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड यहां तक जाता कैसे है? इट माइग्रेट्स थ्रू द ब्लड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टू वेरियस अदर ऑर्गन्स एज वेल। तो ये दो तरीका है कि टाइफॉइड एंटर कैसे करता है, जाता कैसे है, कॉज कैसे करता है। अब बात करते हैं, इट हैज एंटर्ड द बॉडी एंड नाउ इट विल शो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स इट इज गोइंग टू शो? A person suffering from typhoid will suffer from high fever that may range from 39 to 40 degrees Celsius. इसके अलावा वीकनेस होगी बहुत ज्यादा, स्टमक पेन, अगर आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं तो आपका स्टमक पेन तो जरूर होता है। ये वन ऑफ द सिम्टम्स हैं जो आपको बिना रटे ही याद होना चाहिए कि अगर आप कुछ गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, तो सबसे पहले आपको क्या फील होता है? आपके स्टमक में पेन होता है। एंड स्टमक में पेन होने का मतलब इट विल लीड टू द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन उसके बाद आ जाएगा। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आपका पेट ही अगर बाय चांस खराब हो गया तो आपको भूख तो लगेगी नहीं, तो सिंपल कॉज उसका हो जाएगा लॉस ऑफ एपेटाइट। यस, उसके अलावा हेडेक, ये इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं कि हेडेक भी हो जाता है इंसान को। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब कि छोटे छोटे परफोरेटेड मतलब होल्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सैल्मोनेला टाइफी ने एंटर किया है। एंड इट ऑल्सो इन सिवियर कंडीशंस, अगर ट्रीट नहीं किया टाइमली तो इट मे ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। सो अब हमने देख लिया, हमने 4 चीजें पढ़ ली इस डिजीज के बारे में, तो यही सेम पैटर्न हमने बाकी सभी डिजीजेस में फॉलो करना है। एंड इन नो टाइम यू आर एबल टू रिमेंबर द डिजीज, सॉरी, you will be able to remember all the diseases. अब टाइफॉइड किसी को हुआ है तो वो पता कैसे लगेगा? किन रीजन से? क्योंकि फीवर अगर होता है या किसी का स्टमक पेन होता है तो वो नॉर्मली भी हो सकता है, बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये जो सिवियर सिम्टम्स हैं ये टाइफॉइड के ही हैं? सो इट इज कंफर्म्ड बाय द वाइडल टेस्ट। अच्छा, ये जो वाइडल टेस्ट का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि टाइफॉइड को कंफर्म करने वाला टेस्ट कौन सा है? दैट इज द वाइडल टेस्ट। तो ये हमें याद रखना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एज कंसर्न विद द डिजीज। ऑल राइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में बताना चाहती हूं। her name is Mary Malone. Her name is Mary Malone. अच्छा, why I am mentioning this person? Because her nickname was Typhoid Mary. And why? अच्छा, पहली बात तो she was cook by profession. You can see from this image also कि she was a cook. And she was also a typhoid carrier. She was also a typhoid carrier. तो what she does was कि whenever she prepared food and served it to people, अब टाइफॉइड क्या था कि ये जो फूड बनाती थी वो कंटामिनेट हो जाता था बिकॉज ऑफ द टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। एंड व्हेन शी यूज्ड टू सर्व द पीपल, तो उन लोगों को भी टाइफॉइड हो जाता था। एंड इट हैपेंड थ्रू सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक ये चलता रहा। बिकॉज अगर किसी को टाइफॉइड है और उस टाइम पे इतने पुराने जमाने में कहाँ किसको पता लगता था, कैसे ट्रीट होता था, या किसी को कैसे समझ में आएगा कि हमें कौन सी डिजीज हुई है।
तो उस टाइम पे शी एक्चुअली स्प्रेड दिस डिजीज टू मेनी पीपल एंड दैट इज वाई शी वॉज निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी। अभी हमने क्यों डिस्कस किया है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइफॉइड एंड टाइफॉइड से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है, टाइफॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन एक हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑल्दो वी आर सॉल्विंग जस्ट वन क्वेश्चन, बट यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर ऑन एड्यूरेव। आप वहां पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डीबीपी सॉल्व कर सकते हैं एंड 31 ईयर्स नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप पैटर्न नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दीज जो आपको आगे आने वाले हैं। सो लेट अस नाउ रीड द क्वेश्चन। So our question says Widal test is carried out to test। अभी हमने जस्ट पढ़ के हटे हैं कि वाइडल टेस्ट किस डिजीज को देखते हैं, इस टेस्ट से हम किस डिजीज को कंफर्म करते हैं। तो आ गया हमारे पास पहला मलेरिया। मलेरिया तक तो हम पहुंचे भी नहीं हैं एंड तो मलेरिया तो हम पहले ही काट देते हैं। Diabetes mellitus, no, because we haven't studied this disease yet. Also, हमने वाइडल टेस्ट में इस डिजीज को कहीं नहीं देखा है। नेक्स्ट इज HIV AIDS, no, HIV AIDS भी नहीं है जिसमें हमने वाइडल टेस्ट के बारे में इतनी लंबी कहानी पढ़ी है। So it means our fourth option is correct, that is typhoid fever. Typhoid fever is confirmed by Widal test. अब ये किस में आया है, ये नीट 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो दिस मीन्स कि आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी है, इनको मिस हमने नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की एंड द डिजीज इज निमोनिया। हमने अभी तक टाइफॉइड पढ़ा है एंड नेक्स्ट डिजीज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज निमोनिया। एंड निमोनिया इज कॉज्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। निमोनिया कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया? फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड सेकंड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया बैक्टीरिया कॉज करता है एंड कौन कॉज करता है उसको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नाउ बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि ये कैसे फैलता है निमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स पे इसका टारगेट रहता है कि जब एंटर करता है निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो दिस फर्स्ट अटैक्स द लंग्स। एंड ये लंग्स तक कैसे पहुंचता है? बिकॉज लंग इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सो इट travels by inhaling droplets, aerosols released by infected person. अगर कोई इंसान निमोनिया से इन्फेक्टेड है एंड इफ दैट पर्सन स्नीजेस, तो वो जो स्नीजिंग की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एंड इफ अ हेल्दी पर्सन इनहेल्स इट, so that healthy person gets infected. Also, it may cause by sharing glasses and utensils with infected person. अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है और उससे हम ग्लासेस या यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं तब भी ये डिजीज कॉज हो सकती है। तो ये हमारे पास तीसरी चीज आ गई मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कि कैसे फैलती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, हाउ अ पर्सन सफर्स इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। So the symptoms includes problems in respiration. पहली चीज आ गई because it is infecting lungs, क्योंकि ये lungs पे टारगेट करती है, that is why it is directly creating problems in respiration. Secondly, it causes fever. अब fever है, अगर high fever है तो chills आने बहुत natural है। जब आपको ठंड लगती है, जब किसी को ज्यादा fever हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो इंसान कांपने लग जाता है। So इट लीड्स टू चिल्स एंड ऑल्सो उसके बाद कफ हो गया, फीवर हो गया तो कफ भी हो जाता है, हेडेक हो जाता है एंड ऑन टॉप ऑफ इट द लिप्स एंड फिंगर मे टर्न ग्रे और ब्लूइश। उस इंसान के फिंगर्स या लिप्स जो है वो ग्रे या ब्लूइश आपको नजर आएंगे। उसके अलावा डाइसेंट्री, डिप्थीरिया एंड प्लेग इसके कुछ और सिम्टम्स हैं जो आगे फर्दर केसेस में या सिवियर केसेस में आपको देखने के को मिल जाएंगे। Let us move on to the next type of disease, that is common cold, and it is caused by rhinovirus. So common cold is caused by a type of virus which is called as rhinovirus.
एंड हमें कभी भी अगर कॉमन कोल्ड होता है तो कौन सी चीज, कौन सी जगह सबसे पहले इफेक्ट होती है? फर्स्ट इट इन्फेक्ट्स नोज एंड ऑल्सो इट इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी पैसेज। ये चीज हमें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ एंड स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कॉमन कोल्ड है, आपने ये तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि सभी को पता है कि कॉमन कोल्ड कैसे कॉज होता है। व्हेन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद कॉमन कोल्ड स्नीजेस, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, इफ दैट अ हेल्दी पर्सन इनहेल्स इट, सो द हेल्दी पर्सन आल्सो सफर्स फ्रॉम कॉमन कोल्ड। ऑल्सो इट कैन बी इनहेल्ड डायरेक्टली इनहेल की जा सकती है, क्योंकि आमने सामने अगर आप खड़े हैं तो उससे ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस। इफ द पर्सन हैज स्नीज्ड एंड उसके हाथ में राइनो वायरस के कुछ आ गए, कंटेंट आ गया, एंड इफ दैट पर्सन इज टचिंग एनी पेन, बुक, कप, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, कुछ भी टच कर रहा है, एंड देन यू गो एंड टच इट, so the disease can be easily caused then. Now coming to its symptoms, किस किस तरीके के symptoms हो जाते हैं कॉमन कोल्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेजल कंजेशन। आपको नेजल में, आपके नोज में आपको बहुत ज्यादा कंजेशन फील होगी, एंड नेजल डिस्चार्ज, ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो सभी ने देखा होगा कि नेजल डिस्चार्ज होता है और नेजल कंजेशन हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ इट अ पर्सन सफर्स फ्रॉम सोर थ्रोट, होर्सनेस, गला खराब हो जाता है, कफ हो जाता है, हेडेक एंड टायर्डनेस। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय अ राइनो वायरस। सम डिजीज आर आल्सो कॉज्ड बाय टाइनी प्रोटोजोन्स एंड वन सच डिजीज इज मलेरिया। तो मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिससे इंसान इतने सालों से लड़ता हुआ आ रहा है। हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि मलेरिया पहले कितना लोगों को होता था, लोग उससे कितना फाइट किया करते थे। So malaria is caused by a small protozoan जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया भी कॉज होते हैं, बट उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सच एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। एंड इन तीनों में से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, प्लाज्मोडियम मलेरी में एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में सबसे ज्यादा सीरियस जो है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। ये डेथ भी कॉज कर सकती है, इतनी ज्यादा डेंजरस ये डिजीज हो जाती है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। चलो, हमने ये तो देख लिया दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न जो है अब आएगा प्लाज्मोडियम पे, क्योंकि हम अब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल करने वाले हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने इतनी बार वेरी बोल दिया है, अभी तक आपको ये फील हो जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ये डायग्राम है जिसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, एंड अभी तक ये सबसे हम बड़ा टॉपिक कवर करेंगे इन विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम कैसे कॉज करता है मलेरिया। एंड ये भी हमने याद रखना है कि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्किप नहीं करेंगे, इस पे हमने पूरा अपना ध्यान देना है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हमने यहाँ पे अभी ध्यान दे दिया तो हमें आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं। सो प्लाज्मोडियम है जो एंटर करता है बॉडी में, इट एंटर्स इन द बॉडी इन इट्स मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म विच इज नोन एज स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स, बहुत आराम से हम चल रहे हैं इस टॉपिक के लिए ताकि आपको साथ साथ समझ भी आता रहे, क्योंकि हम कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी ऐड कर रहे हैं। सो yes, try paying your full attention. So plasmodium enters the body in its most infectious form, that is sporozoid. All right, and it enters in the body by the bite of female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मैंने लगा दिया है इस पे, कि जो मलेरिया कॉज करने वाला जो मॉस्किटो है उसका नाम क्या है? शी इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जिसके थ्रू स्पोरोजोइड्स एंटर करते हैं बॉडी में, एंड ये स्पोरोजोइड्स फिर थ्रू और विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे एंटर इन द लिवर ऑफ अ ह्यूमन। अच्छा, ये स्पोरोजोइड्स कहाँ एंटर हुए हैं? ह्यूमन में, थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, एंड दे हैव ट्रैवल्ड इन द लिवर विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, लुकिंग एट दिस पिक्चर जहां पे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मैंने एनसर्कल किया है, एंड यहां से जो स्पोरोजोइड्स हैं ये एंटर कर चुके हैं इनसाइड द लिवर। दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर अब स्पोरोजोइड्स एंटर कर चुके हैं, एंड दे हैव नाउ एंटर्ड इन द लिवर स्पेसिफिकली। ऑलराइट, नाउ दीज sporozoids after entering in the liver, now they multiply asexually। इसमें यहाँ पे asexual reproduction होता है जिसकी वजह से फॉर्म हो जाते हैं मीरोजोइड्स। मीरोजोइड्स पहले स्पोरोजोइड्स थे, स्पोरोजोइड्स आए लिवर में, एंड बाय asexual reproduction they have now converted into the मीरोजोइड्स। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं दैट जो स्पोरोजोइड्स है वो एंटर कर चुके हैं सेल्स में, एंड जो मैं पार्ट सर्कल कर रही हूं यहां पे यू कैन इजीली सी दैट यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। AR मैंने लिख दिया है, दैट इज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड यहां पे हो गए हैं मीरोजोइड्स फॉर्म। नाउ व्हेन द लिवर सेल्स बर्स्ट, इसी के नेक्स्ट नीचे जस्ट इमेज दी हुई है जहां पे लिवर सेल्स बर्स्ट कर रहे हैं। यहां पे जो लिवर सेल्स हैं वो बर्स्ट कर गए हैं, और अब ये मीरोजोइड्स जो हैं वो एंटर कर चुके हैं ब्लड में। नाउ दे हैव एंटर्ड इन द ब्लड एंड दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग द ब्लड। दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग द ब्लड, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज कि यहां पे मीरोजोइड्स आराम से स्विफ्टली, देखो कहां पे मैं एनसर्कल कर रही हूं, ये आ चुके हैं ब्लड में, and again when they have entered in the blood again they are reproducing asexually। यहां पे भी asexual reproduction start हो चुकी है, asexual reproduction। yes, तो मीरोजोइड्स क्या हुए? मीरोजोइड्स bursts and attacks RBCs, जहां पे फिर से इनकी asexual reproduction चल रही है। Asexual reproduction is going on, taking place। You can find that in the image जहां पे मैंने encircle किया है। All right, उसके बाद we can see that the RBCs have also ruptured। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आ गया, रप्चर ऑफ RBCs। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये भी बर्स्ट कर गए हैं, बर्स्ट कर गए RBCs, एंड अब इसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकला है, टॉक्सिन निकला है, दैट इज कॉल्ड एज, पहले वाला तो मीरोजोइड्स था, अब जो है जो आया है वो क्या चीज है? वो है हीमोजोइन। हीमोजोइन। अब हीमोजोइन एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिन मटेरियल है, विच कॉजेस फीवर एंड चिल्स इन अ पर्सन। फीवर एंड चिल्स, a person suffering from malaria experiences fever and chills, and it is because of the release of hemozoin after the rupture of RBCs। ठीक है, and it lasts for 4 to 5 days। 4 to 5 days। All right, coming back to merozoids, हम मीरोजोइड्स पे वापस आ जाते हैं। तो अब कई बार क्या होता है, जो मीरोजोइड्स ब्लड में रिलीज होते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे फॉर्म इनटू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। दे फॉर्म इनटू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। ऑलराइट, अब क्या होता है कि जब कोई दूसरा मॉस्किटो, ये तो पहला मॉस्किटो हो गया, ये हमारे पास दूसरा मॉस्किटो हो गया,
तो व्हाट हैपेंस इज कि जब दूसरा मॉस्किटो उस ह्यूमन को बाइट करता है तो ये फीमेल और मेल गैमेटोफाइट हैं, ये एंटर कर जाते हैं इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. यस, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट दे एंटर इन द मॉस्किटो. कहां एंटर कर गए? इनसाइड द मॉस्किटो. मॉस्किटो नंबर 2. ऑलराइट, नाउ देयर दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहां पे दे आर अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से फिर से स्पोरोजोइड्स फॉर्म हो जाते हैं. अगेन स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म्ड, बट दिस टाइम इट इज इनसाइड द मॉस्किटो. राइट, एंड ये स्पोरोजोइड्स फिर ट्रैवल करते हैं टू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो. सो हमने ये देख लिया यहां तक कि कई मीरोजोइड्स हैं जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ लेट अस सी द इमेज कि ये हो कहां रहा है. इमेज में आए, जहां पे आरबीसीज आप देख सकते हैं, आरबीसीज जहां पे हैं उसमें से एक पार्ट निकल रहा है ऊपर की तरफ, जहां पे गैमेटोफाइट्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड दे आर स्ट्रेट एंटरिंग इन द सेकेंड मॉस्किटो, जहां पे फिर से स्पोरोजोइड्स फॉर्म हुए हैं. यहां स्पोरोजोइड्स फॉर्म हो गए वापस, एंड ये स्पोरोजोइड्स टेम्परेरीली कहां स्टोर्ड है? सलाइवा में. They are temporarily stored in the saliva. Now, when this mosquito bites another person, another human, so these sporozoids again enter in the human body, following the whole cycle that we just studied. कि सारा साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, जो हमने स्टार्टिंग से देखा दैट स्पोरोजोइड्स दे एंटर इनटू द लिवर्स. फिर लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मीरोजोइड्स फॉर्म हुए, फिर मीरोजोइड्स जो लिवर सेल्स हैं वो बस्ट कर गए. अब लिवर सेल बस्ट होने के बाद क्या आया? आरबीसीज में. अब आरबीसीज को अटैक किया, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, फिर आरबीसी रप्चर हो गया, उसकी वजह से रिलीज हो गया हीमोजोइन, एंड हीमोजोइन कॉजेस फीवर एंड चिल्स. And then हमने ये भी देखा that some merozoids are formed into male and female gametophyte, which then enters in the second mosquito. जहां पे अब जहां पे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जिनकी वजह से स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म्ड अगेन and they are transferred in the saliva where they are stored temporarily. And when the second mosquito bites another human, then again the whole cycle of malaria takes place. तो इतने प्रोसेस में हमने ये देखा that there are two hosts which are involved. Two hosts are involved in the life cycle of Plasmodium. First one is human and second one is the mosquito. तो दो हमारे पास होस्ट हैं. अच्छा, अब हमें एक बात ये भी याद रखनी है कि मलेरिया मॉस्किटो की वजह से नहीं फॉर्म होता. मलेरिया मॉस्किटो की वजह से फॉर्म नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम. इट इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम. Whereas mosquito is just acting as a vector. यहां पे जो मॉस्किटो है वो वेक्टर का ही काम कर रहा है. इट मीन्स इट इज कैरिंग द प्लाज्मोडियम बट एक्चुअली नॉट द एक्चुअल रीजन ऑफ कॉजिंग मलेरिया. वो प्लाज्मोडियम ही करता है. तो बेसिकली ह्यूमंस और मॉस्किटो में जो ट्रांसफर चल रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन चल रहा है, इट इज द प्लाज्मोडियम विच इज एक्टिंग अप. तो ये हमने पढ़ा है अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन सी कि इसमें कितनी चीजें इंक्लूडेड हैं. हमारे पास दो जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है. फर्स्ट इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिवर एंड सेकेंडली इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द आरबीसीज. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहा है हमारा मॉस्किटो के अंदर, सेकेंड मॉस्किटो के अंदर, जिसने दोबारा उस ह्यूमन को बाइट किया. एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर स्पोरोजोइड्स फॉर्म होके again it is infecting other humans as well. So this was all about malaria till now.
अब हम थोड़ी अपनी नॉलेज चेक कर लें बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन सेज कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट कि कॉमन कोल्ड निमोनिया से कैसे डिफरेंट है. अच्छा, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन नीट हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि पूछा क्या जा रहा है, कि एग्जैक्टली हमें आंसर क्या करना है. बिकॉज ऑप्शंस क्या होगा, आपको ऑप्शंस बहुत सिमिलर लुकिंग लगेंगे कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. बट हमने क्वेश्चंस को देखते हुए हमने एग्जैक्ट आंसर तब हमें पता लगेगा जब हमें ये पूछा जाए कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. यहां से आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड निमोनिया से डिफरेंट कैसे है. ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू गिव द क्लोज डिफरेंस, राइट, जो रिलेवेंट लगे. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज द कॉमन कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. तो क्या कॉमन कोल्ड डेफिशिएंसी डिजीज है? बिकॉज हमने पढ़ा था अगर कॉमन कोल्ड में तो इट वॉज कम्युनिकेबल डिजीज विच वॉज टेकिंग प्लेस. कैसे आ रही थी कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड हो रहा था बाय sneezing of an infected person. कि अगर आप किसी infected person के पास हैं and if that person sneezes, so a person might get common cold. So this ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया. अब आता है pneumonia can be prevented by live attenuated bacterial vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. अब pneumonia as a bacterial disease. यहाँ पे कोई बैक्टीरियल जो डिजीज होती है वो आपके जो इम्यून सिस्टम है वही उसके लिए बहुत होती है कि वो उसे फाइट बैक कर ले. आप जैसे वैक्सीन वगैरह यूज करते हो तो आप मैक्सिमम वायरल डिजीज के लिए हम करते हैं वैक्सीन यूज, राइट. सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस. अब वायरस से कॉज होता है निमोनिया. हमने क्या पढ़ा था? That pneumonia is caused by bacteria, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. While the common cold is caused by Bacterium Haemophilus influenzae, no, it is not. Common cold is caused by rhinovirus. So हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो गया. लास्ट ऑप्शन हमारे पास है निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स alveoli, whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. तो ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये क्लोज टू डिफरेंस है which makes sense also and this is the correct option कि yes जो पैथोजन है निमोनिया के वो alveoli इफेक्ट करता है and common cold जो है वो nose इफेक्ट करता है क्योंकि both are communicable diseases. तो कम्युनिकेबल डिजीजेस होने की वजह से इसमें कुछ स्लाइट डिफरेंस होगा. वही आपको क्वेश्चन में भी पूछा है कि वो स्लाइट डिफरेंस कौन सा है. सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब गलत हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं नीट में. एंड अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं जो कि आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन नीट. So you can go to EduRef, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नीट के भी मिल जाएंगे एंड अदर DPPs are also available. So yes, I hope you have understood what we have studied today. Till then, head to EduRef and solve the DPPs for question practice as I have told you, because practice will only make you perfect. Also, you can unlock all the logged videos and document tests of class 12th with EduRef Infinity Plan and ace your exams at less than 80 rupees per month. Thank you so much.